मेरा देवर औरतों की मसाज करता, औरतें भी खुशी खुशी देवर से मसाज करवा लेती। मेरा अक्सर दिल करता कोई मुझे भी मसाज करे, मगर शर्म के मारे मैं देवर को ना कहती। लेकिन एक रात बहुत थकी हुई थी, देवर को कहा लाइट बुझाओ और मेरी मसाज कर दो। मेरे तो होश उड़ गए जब देवर ने मेरी। रोज़ के मुताबिक मैं सुबह सवेरे ही उठती थी। ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत से या काम काज से घबराती थी, मगर मैं इस कदर काम काज भरी ज़िंदगी से थकने लगी थी। मैं अब कुछ वक्त आराम करना चाहती थी। पिछले 5 सालों से मेरा एक ही रूटीन था और मेरे रूटीन में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया। सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाना, उसके बाद घर की ज़रूरी काम निपटाना और उसके बाद पति के साथ खेतों में रवाना हो जाती। फिर दिन के वक्त वापस आती और आकर खाना बनाती। घर के और कामों के सारे अंजाम दिया करती। घर में मेरे अलावा कोई औरत नहीं थी। यूँ घर की जिम्मेदारी मुझ पर अकेले ही थी। इसके साथ साथ खेतों में जाना, वहाँ पर काम काज करना, ऐसा काम था इस सबसे मैं बहुत ज़्यादा थक जाती। मैं जब सुबह घर से बाहर जाने लगती थी तो हमारे मोहल्ले की और करीबी गांव की औरतें मेरे देवर के पास मसाज करवाने के लिए आ जाती और शाम तक उनका आना जाना लगा रहता, क्योंकि मेरा देवर घर पर ही रहता था और उसके ऐसे काम से अच्छी खासी आमदनी हो जाती। वह पढ़ा लिखा था और खेतों में काम करना पसंद नहीं करता था। यही वजह थी कि मुझे अपने पति की मदद करने के लिए खेतों में अक्सर जाना पड़ता। हमारे गांव का यह रिवाज था कि सभी औरतें अपने पति के साथ मिलकर ही काम करवाया करती और उसका हाथ बटाया करती। पति का हाथ बटाने के चक्कर में मैं खुद थकान से चूर चूर हो जाती। मेरा भी थकान से बुरा हाल हो जाता। मेरा भी कभी कभी दिल करता कि मैं भी अपने देवर से मालिश करवा लूं, मगर हमेशा शर्म और लिहाज के मारे चुप हो जाती। मेरा देवर बहुत अच्छी आदत का इंसान था। वह किसी से भी ज़्यादा फालतू की बात नहीं करता और मेरे ससुराल में भी यही रिवाज था। देवर से ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं थी। मेरे पति ने मुझे पहले दिन ही बात कह दी थी कि हमारे यहाँ औरतों का मर्दों के साथ ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं किया जाता। मैं खुद भी कम बोलती थी। मैं भी ज़रूरत के वक्त ही उसके साथ बात किया करती और तीनों वक्त उसके कमरे में खामोशी से खाना रख कर आ जाती थी। कभी कभी उसका मूड होता तो वो हम दोनों मियाँ बीवी के साथ खाना खा लेता, नहीं तो ज़्यादातर वह अपने कमरे में ही रहता। अपने कमरे के साथ ही उसने एक और कमरा बनाया हुआ था जहाँ पर अपना काम धंधा करता था। मुझे अपने देवर की समझ नहीं आती थी। वैसे तो वह बहुत खामोश और शर्मीला था, मगर मैं अक्सर सोचती थी कि फिर ऐसा काम कैसे कर लेता है। औरतों को मसाज देने में इसे शर्म नहीं आती। मुझे तो सोच सोच कर ही शर्म आने लगी। जब मैं अपने पति से यही बात की तो वह हंसकर कहने लगी कि ये उसका तो यह काम है और रोज़गार भी उसी से चलता है। अगर वह अपने काम पर शर्माएगा तो खाएगा कहाँ से। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। कभी कभार जब मैं काम से बहुत थकी मारी होती तो मेरा दिल करता था कि मेरा भी कोई जिस्म दबा दे, मेरी भी थकावट दूर हो सके, मगर मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार किसी से भी नहीं कर सकती थी। मेरी शादी को उस वक्त सिर्फ 2 साल हुए थे जब मेरी सास का देहांत हो गया। उसके बाद फिर सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर आ गई थी। उनकी मौजूदगी में मैंने एक पल भी सुख का सांस नहीं लिया था। 2 साल मैंने जैसे कांटों पर बसर किए थे। वह पल पल मुझ पर निगाह रहती थी। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उसकी निगाह हर चीज़ पर होती थी। मैं उस माहौल से बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुकी थी। मेरी शादी के 1 साल बाद उन्होंने मुझे औलाद न होने के ताने देने शुरू कर दिए। उस बात पर बहुत ज़्यादा रोई और गिड़गिड़ाई थी। ऊपर वाले से रो रो कर दुआ मांगती, मेरी जल्दी से जल्दी गोद भर दे ताकि मुझे अपनी सास के तानों से छुट्टी मिल सके। मगर शायद मेरी किस्मत में अभी आजमाइश लिखी थी। मैं अभी तक औलाद से महरूम थी। फिर कुछ वक्त बाद मेरी सास एकदम से बीमार रहने लगी। बहुत से हकीम और डॉक्टर से उनका इलाज करवाने की कोशिश की गई, मगर उनकी बीमारी किसी की भी समझ में ना रही। उनके दोनों बेटे उनसे बहुत प्यार करते थे। मेरे ससुर का बहुत साल पहले ही देहांत हो गया था। मेरी सास ने उन दोनों को माँ बाप दोनों बनकर अकेले ही पाला था। वह बहुत गुस्से मिजाज वाली औरत थी। उन्होंने सारी ज़िंदगी बहुत शराफत से गुजार दी थी। उनके माँ बाप ने उन्हें दूसरी शादी करने का बहुत जोर दिया, मगर अपने बच्चों की वजह से उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। उनके दोनों बेटे भी उनकी बहुत ज़्यादा कदर करते और माँ की हर बात उनके लिए हुक्म का पालन करना होता। जब मेरी सास बीमार पड़ गई तो दोनों बेटों अपनी चारपाई उनके साथ लगाकर बैठे रहते
और तमाम पूंजी उसके माँ के इलाज में खर्च कर दिए, यह सोचकर कि शायद उनकी माँ बच जाए, मगर वह ज़िंदगी ही इतनी लेकर उतरी थी। चंद महीने के बाद वह विदा हो चुकी थी। उसके बाद जहाँ मैं सुख का सांस लिया, वहीं पर घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी थी। घरेलू काम के साथ साथ मुझे अपने पति के साथ जाकर खेतों में भी काम करना पड़ता था। मेरी सास की बीमारी के दौरान मेरे पति और देवर पर बहुत कर्ज बढ़ चुका था, जिसकी वजह से हमारे हालात काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके थे और कर्ज उतारने के लिए ही हम दोनों पति पत्नी को अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, ताकि जल्दी से जल्दी इस कर्ज से छुटकारा पाया जा सके। अब जब मैं काम काज करने के बाद अपने पति के साथ खेतों में जाने लगी, तब हमारे घर में औरतों का आने का सिलसिला शुरू हो जाता था। हर उम्र की औरतें, लड़कियां मेरे देवर के पास आती थी। मैंने आज तक कभी किसी से अपने देवर के बारे में कोई गलत बात तक नहीं सुनी थी। सब लोग ही उसके शराफत के बारे में गवाही देते थे। मगर एक दिन बहुत अजीब बात हुई। उस दिन मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए जब घर आई, तो मैं अपने मोहल्ले की एक लड़की अमायरा को देवर के कमरे में रोते हुए बाहर जाते देखा। मैं यह मंजर देखकर हैरान रह गई। शादी के 5 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था। मेरे देवर की शराफत का सारा ज़माना गवाही देता और वह एक भला लड़का था, जिसकी वजह से आज तक किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी। तो फिर वह लड़की इस तरह से रोते हुए वहाँ से क्यों गई थी? मैं यह देखकर काफ़ी परेशान हो गई और कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। उसके बाद घरेलू जिम्मेदारियां में लगकर इस बात को भूल गई। कुछ दिन बाद मैं जब खेतों से वापस आ रही थी, तो वह लड़की अपने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखकर वह मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लगी। मैं इसे जल्दी से जल्दी बातें करके जान छुड़ाकर घर जाने के चक्कर में थी, क्योंकि मुझे भी अभी खाना बनाना था और फिर पति को देने के लिए वापस जाना था। मगर वह बातें ख़त्म करने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब अचानक उसकी एक बात सुनकर मैं चौंक गई। वह मेरे देवर के बारे में बात करने लगी कि मेरे देवर ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मेरे बहुत बार पूछने पर उसने उस बात के बारे में कुछ नहीं बताया कि मेरे देवर ने आखिर क्या किया। इतनी बात कहने के बाद वह अपने घर में वापस चली गई और मैं उसके बारे में सोचते सोचते घर वापस आ गई। मैं परेशान हो चुकी थी कि न जाने क्या बात है। उस दिन वह रोते हुए वापस जा रही थी। उस लड़की की शोहरत हमारे मोहल्ले में ठीक नहीं थी। अक्सर मेरे पति उसके बारे में बात करते थे कि उसकी वजह से मोहल्ले का माहौल ख़राब हो रहा है, मगर मैं नहीं जानती थी कि आखिर ऐसी वजह क्या है। उसके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं। मेरा मोहल्ले की किसी भी औरत से इतना मिलना जुलना नहीं था, ना ही किसी से इतना उठना बैठना था कि मुझे ऐसी चटपटी मसालेदार बातें सुनने को मिलती। इस बात को मैंने अपने पति के साथ करने के बारे में सोचा, मगर वही मेरी कमज़ोर याददाश्त। जब तक मेरे पति के आने का वक्त हुआ, तब तक घर की जिम्मेदारियों में मैं इस बात को भूल गई। मुझे उनसे कोई बात करनी थी। दिन इसी तरह तेज़ी से गुजरने लगे और उस दिन हम दोनों मियाँ बीवी खेतों में काम कर रहे थे, जब मोहल्ले का एक आदमी भागता हुआ वहाँ पर आया और हमें जल्दी से घर वापस चलने के लिए कहा। हम दोनों यह सुनकर काफ़ी परेशान हो गए। न जाने क्या बात हो गई। तेज कदम उठाते हुए हम जब दोनों घर में वापस आए, तो बहुत ज़्यादा औरतों का माजमा लगा हुआ था। औरतें और मर्द वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। हम दोनों जब अंदर घर में दाखिल हुए, तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। सामने ही मेरा देवर मेरे मुंह की तरफ सर झुकाए खड़ा था और उसके चेहरे पर हालात से लग रहा था जैसे उसकी किसी के साथ हाथापाई हुई हो। वहाँ पर मौजूद मोहल्ले की औरतें की गवाही से मालूम हुआ कि मेरे देवर ने अमायरा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। अमायरा सर झुकाकर खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह हिचकिचा कर रो रही थी। उसकी हालात देखकर मैंने अपना दिल थाम लिया। एक नज़र जब मैं देवर की तरफ देखा, वह शर्म से जैसे ज़मीन में गड़ चुका था। उसकी शक्ल से झलक रहा था कि अमायरा के माँ बाप का कहना था कि मेरे देवर को अमायरा के साथ शादी करनी होगी, मगर मेरे पति ने सुनते ही बड़े हैरत में पड़ गई। वह गुस्से से चिल्लाने लगे, यह सब झूठ है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। मोहल्ले के बाकी लोग भी मेरे देवर की शराफत की गवाही देने लगे। अमायरा की असलियत किसी से भी ढकी छुपी नहीं थी, मगर सवाल यह था कि वह ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि अमायरा के माँ बाप का कहना था कि अमायरा के साथ शादी करनी पड़ेगी। फिर मोहल्ले के बड़े लोगों ने बीच में बैठकर मामला रफा दफा किया। उसके बाद यह ज़रूर हुआ
कि मेरे देवर की इज्जत पर जैसे धब्बा लग गया और सबने उसके आसपास आना जाना छोड़ दिया। वह सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता, बिल्कुल गुमसुम और खोया खोया सा। वह पहले भी बहुत कम बोलता था, मगर अब तो जैसे बात करना ही भूल गया था। उसकी हालात देखकर मुझे उस पर तरस आ जाता है। मेरा दिल भी यकीन करने को इनकार कर रहा था कि मेरा देवर ऐसा कर सकता है। मेरे पति ने बहुत कोशिश की कि वह उसके साथ खेतों में जाकर काम करे, मगर उसने सुनते ही साफ इनकार कर दिया। और फिर मेरे पति के दोस्त की वजह से उसके लिए शहर में नौकरी का बंदोबस्त हो गया और वह शहर में ही किराए का कमरा लेकर रहने लगा। हम दोनों मियाँ बीवी घर पर अकेले रह गए थे। अक्सर मुझे अपने देवर की कमी महसूस होती। मेरे पति भी उसके लिए उदास रहते। मैं अक्सर यही सोचती कि कोई लड़की इतनी गिरी हुई क्यों ना हो, वैसे अपनी इज्जत को सारेआम तमाशा नहीं बना सकती। दूसरी तरफ मुझे अपने देवर पर भी भरोसा और यकीन था। मैंने उन 5 सालों में इससे कोई भी खराबी नहीं देखी। मैं यह समझने में अनजान थी कि आखिर ये सब क्या था। दिन इसी कशमकश में गुजर रहे थे जब मुझे एक दिन जो खबर मिली, जिसको सुनने के बाद मेरे 5 साल से कान तरस गए थे, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी। मेरे पति ने मुझे खेतों का काम छुड़वा दिया और उन्होंने अपने साथ काम करने के लिए एक नौकर रख लिया। वह मुझसे ज़्यादा आराम करने को कहा करते और मेरी तरह उन्हें भी अपनी औलाद के लिए बहुत खुश थे। हम दोनों ने इस खुशी के लिए इतने साल से इंतज़ार किया था। कुछ दिन के बाद मेरा देवर छुट्टी पर घर वापस आया और मुझसे मिलने के बाद रोज़ के मुताबिक अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। जब मेरा पति देर रात तक खेतों में काम करते रहते ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो। अब होने वाली औलाद की वजह से उन पर जैसे जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी। मैं अब सिर्फ घरेलू कामकाज से ही थक जाती थी। थकावट की वजह से मेरे जिस्म टूटने वाला हो जाता। इस दिन भी मेरी बहुत बुरी हालत थी। मेरे पति अभी तक खेतों से वापस नहीं आए। मैंने सोचा कि आज मेरा देवर घर पर है, मैं उसे मसाज करने को कहती हूँ। मेरा जिस्म बहुत थकावट और बेसुकूनी का महसूस कर रहा था। फिर मैं अपने देवर के कमरे में चली गई। मुझे देखकर अचानक चौंक गया। फिर मैंने कुछ दिन सोचा कि मैं उससे जाकर बात करूं, मगर फिर शर्म को एक जगह रखा और उससे कहा कि लाइट ऑफ करके अगर थोड़ी देर मेरी मसाज कर दो। अगली पल मेरे लिए हैरानी का सबक बन चुका था। जैसे राहुल अपनी जगह से उठा, उसके चेहरे पर डर के अंदाज होने लगा। नहीं भाभी प्लीज़, मेरे पास एक मेरे भाई का रिश्ता रह गया है। मैं इस रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहता। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। अपने देवर की आवाज़ सुनकर मैं जैसे हैरत में पड़ गई। शर्मिंदगी से मुझे कदम उठाना भी दुश्वार हो रहा था। मेरा देवर न जाने मुझे क्या समझ रहा था। मैं अपने कमरे में वापस आ गई और यह सोचते सोचते न जाने कब नींद में खो गई थी। लेकिन मेरे देवर ने मुझे गलत क्यों समझा? मैं तो उसे सिर्फ मसाज के बारे में ही कह रहा था। और अगले दिन सुबह सवेरे ही वह वापस चला गया। फिर कुछ दिन बाद मुझे और पूरे मोहल्ले को एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसे सुनकर हम सबके होश उड़ गए। उस दिन अमायरा ने सबके सामने रोते हुए इस बात का इकरार किया कि इसने मेरे देवर पर इल्ज़ाम लगाया था। वह उसके साथ शादी करना चाहती थी, उससे प्यार करती थी, मगर मेरा देवर ठहरा एक शरीफ इंसान। उसने जब अमायरा को इस बात से मना किया, उसे समझाने की कोशिश की, तो अमायरा ने उल्टा उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मजबूर होकर उसके साथ शादी कर ले। इस बात से ज़्यादा अमायरा का ही नुकसान हुआ था। उसके लिए रहे सहे रिश्ते आने भी बंद हो गए। अब एक बहुत ही बड़े उम्र के आदमी का उसके लिए रिश्ता आया और कुछ दिनों में उसने शादी होकर यहाँ से चले जाना था। पूरे मोहल्ले के लोगों के दिल में मेरे देवर के लिए जो कांटा चुभ गया था, वह जैसे कहीं निकल गया था और अब मेरा देवर भी जैसे सबकी नज़रों में सही हो गया था। मगर मैं यह सोच सोचकर परेशान होती रही। न जाने उस दिन मेरे देवर ने मुझे ऐसा क्यों कहा और उसने मुझे गलत क्यों समझा। यह सोच के जैसे मैं पागल सी हो गई थी कि फिर मेरा देवर 1 महीने की छुट्टी पर जब घर वापस आया तो मुझसे नज़रें चुरा रहा था। मैं भी उससे बात करने की कोशिश की। आज भी मेरे पति रोज़ के मुताबिक घर से बाहर थे और उन्होंने लेट आना था। जब मैं अपने देवर के लिए खाना देने उसके कमरे में गई तो वह मुझसे कहने लगा कि मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। दरअसल अमायरा की वजह से मेरे दिमाग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे हर औरत मर्द पर इल्ज़ाम लगा देगी।
मुझे सबकी नज़रों में मुजरिम ठहरा देगी। यही वजह है कि ना समझी में मेरे मुंह से आपके लिए ऐसी बातें निकल गई। आप प्लीज़ माफ़ कर दें। मैं जो इतने दिनों से इसी कश्मकश में गिरफ्तार थी, शर्मिंदगी से खुद नज़रें चुराई फिरती थी। अपने देवर की इस बात पर जैसे सीने में एक फैंसी निकल गई थी। मैं भी बड़े दिनों के बाद खुले दिल से मुस्कुराई थी। उससे कहा कि मैं तुम्हारे दिमाग की हालत समझता हूँ और तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। वह भी जैसे मेरी बात सुनकर हल्का फुल्का सा मुस्कुराया और फिर वापस चला गया। अब उसने अपने ऑफिस की एक लड़की को पसंद कर लिया था और उससे शादी करना चाहता था। हमें भला क्या एतराज़ हो सकता है। हमारे लिए यही काफ़ी था कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश और मग्न रहे। हमने उसे खुशी दिल से इजाज़त दे दी और फिर उसकी यह शर्त थी कि जब उसका भतीजा इस दुनिया में आएगा वह तभी शादी करेगा। और फिर जब ऊपर वाले ने मुझे चांद सा बेटा दिया तो फिर हमने कुछ दिन बाद में उसकी शादी की तारीख रख दी और अब मेरे देवर की शादी हो चुकी है और वह बहुत ज़्यादा खुश है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।